Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, आज हम लोग स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 4 लेसन नेम केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट कर रहे हैं और इसके पार्ट 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल बॉन्डिंग का मीनिंग एंड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के अबाउट हमारा डिस्कशन चलेगा एंड देन कोसेल एंड लुइस अप्रोच पढ़ेंगे हम लोग जिन्होंने फर्स्ट टाइम केमिकल बॉन्डिंग के अबाउट सारी इंफॉर्मेशन दी. इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया क्या कि वाई टू एटम कम नियर टू ईच अदर एंड फॉर्म केमिकल बॉन्डिंग. सो केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, राइट करते द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट कीप टुगेदर, the force of attraction that keep together to the atom ions or molecule is called chemical bonding, is called chemical bonding. So chemical bonding name है but इज द वन काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो आयंस अपोजिट चार्ज आयंस, दो एटम लाइक आर डिफरेंट आर टू मॉलिक्यूल्स सिमिलर आर डिफरेंट को एक दूसरे के क्लोज लाता है. उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे क्लोज आते हैं उसे ही वर्ड देते हैं केमिकल बॉन्डिंग. क्लियर. सो केमिकल बॉन्डिंग का रीजन क्या है और हमें यहाँ ये जानना है कि ऐसे दो एटम क्यों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और कंबाइन होते हैं केमिकली. तो उसके लिए हमें जानना है ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल क्या होता है स्टूडेंट? हर एक एटम ऑफ एलिमेंट की टेंडेंसी है कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है. अटेन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है या किसी के साथ शेयरिंग करता है. मीनिंग ये हो गया कि एक एटम तभी स्टेबल होगा जब उसके पहले ही ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो या उसके जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 18 हो जाए, 32 हो जाए डायरेक्ट, तो स्टेबल होता है. अब इन सब के स्टेबल होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं और जिस टर्म में करते हैं उसे ही वर्ड हम देते हैं केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए हमें वर्ड वैलेंसी भी समझना पड़ेगा क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो डिपेंड करेगा ना इट्स वैलेंसी और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है पहले हम लोग ये देखेंगे. वैलेंसी की बात करूं मैं यहाँ पर तो वैलेंसी एक ग्रीक वर्ड वैलेंसिया से आया. तो वैलेंसिया एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मीनिंग है टू पावर और टू कंबाइन. इसका मतलब हो गया एक एटम का दूसरे एटम से कॉम्बिनेशन ही वैलेंसी होता है. वैलेंसी वर्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट फ्रैंकलिन ने दिया. फ्रैंकलिन ने वर्ड वैलेंसी यूटिलाइज किया और इसका मीनिंग बताया कि ग्रीक वर्ड वैलेंसिया से आया है जिसका मीनिंग है टू कंबाइन. तो केमिकल बॉन्डिंग में किसी एटम का जितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है वही उसकी क्या होती है वैलेंसी. और किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में उसे वर्ड देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अभी चैप्टर 3 में हमने इस पॉइंट पर डिस्कशन किया था कि समटाइम्स वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं बट ये कॉन्सेप्ट ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है. लाइक ग्रुप 17 का हैलोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है बट वैलेंसी 1 है और फर्स्ट ग्रुप का सोडियम मेटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और वैलेंसी भी 1 है. सो दैट इज डिपेंड एट द नेचर ऑफ द एलिमेंट, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट है, लाइक मेटल आर आइदर नॉन मेटल है. सो दैट्स क्लियर है. तो फ्रैंकलिन साइंटिस्ट ने वैलेंसी वर्ड दिया और यहाँ से केमिकल बॉन्डिंग की स्टार्टिंग होती है.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ये आता है कि वाई टू एटम आयन आर मॉलिक्यूल केमिकली कंबाइन। तो दैट्स क्लियर है कि नाउ टू एटम आयन्स आर मॉलिक्यूल केमिकली कंबाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर ऑक्टेट एंड टू कंप्लीट या अटेन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो वाई, पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पर कि वाई टू एटम or ions or either molecules combine to each other। सो पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है ईच अदर, तो इसका आंसर मैं बताना चाहूँगा आपको कि ऐसा क्यों होता है कि दो एटम आयन मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं। तो नाउ टू एटम और आयंस और आइदर molecules chemically combine to attain inert gas electronic configuration or to attain स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, अपने लास्ट ऑर्बिट फुलफिल करने के लिए बोल सकते हो दो एटम आयन मॉलिक्यूल केमिकली कंबाइन होते हैं। तो इनके जो कॉम्बिनेशन का टर्म्स है किस फॉर्म में आता है, इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट लुईस अप्रोच से बिफोर हम लोग टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, उनके नेचर पढ़ेंगे, देन लेसन के अंदर एंट्री करेंगे। सो अब हम लोग पॉइंट जिस पॉइंट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं स्टूडेंट, बात करेंगे वो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जो स्टैंडर्ड 9, 8 में भी इस टर्म्स को यूटिलाइज किया गया, आपने पढ़ा है, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की। तो हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर में, फिर हमारा बेस क्लियर होगा कि आगे क्या करना है। तो केमिकल बॉन्डिंग में टोटल 2 हमें पढ़ना है यहाँ पर। बात करें तो एक है यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग, और इसी को वर्ड देंगे हम इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, जहाँ पर इसकी डेफिनेशन, इससे बनने वाले कंपाउंड के नेचर और कंडीशन दैट रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, इतने पॉइंट्स की स्टडी करना है। दूसरा आपका आएगा कोवैलेंट बॉन्ड, जहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड में कितने वे बनते हैं, लाइक इनके टाइप भी पढ़ेंगे हम, एक साथ ही पढ़ने वाले सारे पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टाइप है यहाँ पर, और इनमें देखा जाए तो 3 टाइप के कोवैलेंट बॉन्डिंग रहेंगे। एक होगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा नॉन पोलर, और तीसरा कोऑर्डिनेट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट ईयर के लिए। कोऑर्डिनेट आर आइदर इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, नॉन पोलर पोलर टाइप है। तो इस लेसन का बेस स्टूडेंट ये रहा। अगर हमें इसके बारे में परफेक्ट इंफॉर्मेशन तो लेसन 100% समझ में आएगा, अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। तो 1 बाय 1 करते हैं। देखो पहला है आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग, सो आयनिक बॉन्डिंग है क्या? बोलते कि the chemical bonding that form between 2 opposite charge ion by transfer of electron is called ionic bonding। तो अपोजिट चार्ज आयंस क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आयंस कैसे बनते हैं? बोलते क्या है, द आयंस इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आयंस बनते हैं। कैसे? If an atom loses electron,
form cations, positions, but when atom gain electron form negative ions. So the force of attraction, और राइट कर सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि यही पॉइंट्स ऊपर बताया गया था. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और केमिकल बॉन्डिंग दैट form between two opposite charges, two oppositely charged ions is called ionic bonding. It's called ionic bonding. So जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो अपोजिट चार्ज आयन में बीच में एक्टिव होता है, या तो बोलते हैं द केमिकल बॉन्डिंग दैट फॉर्म बिटवीन टू एटम बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग. सो आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं, इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग, और आइदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. क्लियर? और आइदर हम इसको अदर वे भी डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, कि फिर ये क्या है. बोलते द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the electrostatic force of attraction which hold two opposite charge ions together, two opposite charge ions together is called इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड. तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड क्या है, इस पॉइंट को देखा जाए तो यहाँ पर ये टर्म्स हो गया आपका. तो चार्ज ऑन आयंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग. सो यहाँ पर पॉइंट्स हमने राइट कर दिया कि जब एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो अपोजिट चार्ज आयन कैटायन और एनायन पॉजिटिव या नेगेटिव आयन को एक दूसरे क्लोज लाता है, उसे इलेक्ट्रोवैलेंट ऑफ अपोजिट चार्ज आयंस, वहाँ से कॉन्सेप्ट रिलेटेड है. और आइदर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टू अपोजिट चार्ज आयंस टुगेदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ऑफ आयनिक बॉन्डिंग. सो आयनिक बॉन्डिंग ये हो गया. अब आयनिक बॉन्डिंग को समझते हैं और आयनिक बॉन्डिंग की कंडीशन लिखते हैं, फिर एग्जांपल पे आते हैं. क्या पॉइंट्स हैं? तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आयनिक बॉन्डिंग अगर ऐसे बन रहा है तो आयनिक बॉन्डिंग की एग्जांपल क्या बनेंगे, और हमें ये समझना कि वो आयनिक बॉन्ड जो बनता है उसके लिए कंडीशंस क्या है, क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जिससे आयनिक बॉन्ड दो एटम के बीच में बने. सो स्टूडेंट यहाँ पर बात करेंगे हम और राइट करेंगे कंडीशन required for formation of ionic bond. तो कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड के फॉर्म होने के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड होगी, इसके अबाउट हम डिस्कशन करेंगे. सो स्टूडेंट, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड वो क्या होगा उस पर देखते हैं. तो पहली कंडीशन, लो आयनाइजेशन
एंथैल्पी। दूसरी कंडीशन हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थर्ड हाई लैटाइस एंथैल्पी। ये तीन कंडीशन है जहां से हमें पता चलेगा कि आयनिक बॉन्डिंग बनेंगी तो कैसे। पहला पॉइंट एक एक के बारे में बताता हूं मैं। पहली कंडीशन ये है कि आयनिक बॉन्डिंग वही एटम बना सकता है स्टूडेंट जिसके आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो चैप्टर 3 में आपने पढ़ा है काफी क्या हो, लो हो। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, वन सेकंड पहले मैं रिमाइंड कर दूं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू रिमूव वन मोल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी आइसोलेटेड गैसेस एटम। किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के लास्ट ऑर्बिट से 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करते हैं उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग के लिए सबसे परफेक्ट एटम ऑफ एलिमेंट वो होता है जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, लो होती है। तो मैं यहाँ बात करूंगा लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब जिस एटम के पास लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, नाउ सच काइंड ऑफ एटम कैन इजीली फॉर्म आयनिक बॉन्डिंग। क्यों? आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो मीन्स इसमें जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो बहुत ज्यादा है। मैं राइट नहीं कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनो, उसको राइट करना स्टूडेंट। अगर एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लो है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसका मीनिंग वो आसानी से कैटायन बना सकता है और आयनिक बॉन्डिंग के लिए हमें कैटायन एनायन चाहिए। तो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स लार्ज एटॉमिक साइज भी है उसका। क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो लार्ज एटॉमिक साइज वाला एटम है, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन इससे, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी उसका साइज बहुत बड़ा है, उसके लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत वीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। क्लियर? हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, इट कैन इजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन, इट कैन इजिली donate electron and form cation। तो इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और केटायन बनाएगा, दैट्स ऑल। सेकेंड थिंग, अगर हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी जरूरी है क्योंकि ये हमेशा एक मेटल और नॉन मेटल के बीच की टेंडेंसी है। मेटल वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं स्टूडेंट, तो उनके पास ये कंडीशन होती है, और नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनके पास से कंडीशन होगी। तो हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। क्लियर? हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हैव हाई टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ये हाई टेंडेंसी टू लूज, तो ये है क्या, हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड हाई टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। तो आप समझ सकते हो एक दो के बीच में आयनिक बॉन्डिंग बनेगा, एक में जिसकी कंडीशन लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसके टर्म्स मैंने राइट कर दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। और जहां पर ये दोनों कंडीशन एप्लीकेबल है वहां तीसरी कंडीशन अराइज हो जाती है, क्या, हाई लैटाइस एंथैल्पी। मतलब ये दो अपोजिट चार्ज आयन जब दूसरे क्लोज आते हैं तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है या उस क्रिस्टल से, एक क्रिस्टल से, जैसे मैं बताऊं यहाँ पर NaCl है, NaCl जो सॉलिड फेज में एग्जिस्ट हो रहा है, इसको इतनी हीट एनर्जी दो जिससे ये सॉलिड फेज से सेपरेट होकर किस फॉर्म में आ जाए, गैस फेज में आ जाए स्टूडेंट। तो हम उसे वर्ड देते हैं क्या, लैटाइस एंथैल्पी। देखो किसी क्रिस्टल से अपोजिट चार्ज आयन को उसके न्यूट्रल एटम तक गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करते में है उसी को वर्ड देते हैं क्या, लैटाइस एंथैल्पी।
सो दैट्स क्लियर है, एक पॉजिटिव हाईली पॉजिटिव चार्ज, एक हाईली नेगेटिव चार्ज जो एटम ऑफ एलिमेंट हैं उनके केमिकल कॉम्बिनेशन से क्लियर है, क्योंकि यार एंथैल्पी मतलब लैटिस एंथैल्पी इज वेरी हाई, उनकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी एंड ऑफ सच काइंड ऑफ एटम कैन इजीली फॉर्म व्हाट इज आयनिक बॉन्डिंग। सो आयनिक बॉन्डिंग बनाने की 3 कंडीशन, व्हाट इज दिस, क्लियर हो गया स्टूडेंट? एक लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीसरा हाई लैटिस एंथैल्पी। अगर ये 2 कैरेक्टर हैं तो दोनों के मिलने से तीसरी कैरेक्टर जनरेट होते हैं। पॉइंट्स भी मैंने लिख दिया, इसको सेंटेंस में सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्डिंग बिटवीन 2 अपोजिट चार्ज आयंस। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम एग्जाम्पल की, लाइक फॉर्मेशन ऑफ NaCl मॉलिक्यूल्स। NaCl मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, यानी कंपाउंड का मतलब आयनिक बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है। और मैं आपको बता दूं जिन कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्डिंग होता है उसे आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। सो मैं यहां राइट कर रहा हूं, द कंपाउंड फॉर्म बाय आयनिक बॉन्ड is called ionic bonding. Ionic bond is called ionic compound. एग्जाम्पल हमने Na लिया, Na का एटॉमिक नंबर 11 है, लास्ट ऑर्बिट कंटेंट 281। सो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल मैं बात रहा हूँ कि इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे। कोई भी एटम अगर 8 के बाद 1 2 3 है तो लूज करेगा। तो सोडियम आयन यहाँ पर 1 एटम लूज कर रहा है, बना रहा है केटायन, क्लियर, और ये रही चार्ज, तो सोडियम केटायन। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 2 8। क्लोराइड, क्लोरीन है 17 287, इसको 8 करने के लिए एक रिक्वायरमेंट है। तो क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा गैस फेज में और बनाएगा Cl-। तो ये क्या हो गया क्लोराइड एनायंस। जैसा टर्म्स पढ़ा आपने कि द फोर्स ऑफ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट कीप टुगेदर टू द कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग। सो नाउ हियर यानी प्लस एंड Cl-, दैट्स इंडिकेट कि यहाँ पर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, क्लियर, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया और ये बन गया क्या आयनिक बॉन्डिंग। तो ये केटायन और ये एनायन। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो केटायन एनायन के बीच में एक्टिव है उसे हम वर्ड देते हैं क्या आयनिक बॉन्डिंग, दैट्स ऑल। सो ये NaCl क्रिस्टल बन गया। सिमिलर वे जाएंगे, अदर भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम। तो आयनिक बॉन्डिंग कौन बना सकता है? आयनिक बॉन्डिंग बनाने की कंडीशन हमने बताया कि ये 2 होनी चाहिए, बट मोस्टली आयनिक बॉन्डिंग के लिए एक पॉइंट्स और मैं बताना चाहूँगा कि आयनिक बॉन्डिंग उन 2 एटम के बीच में बनता है। तो आयनिक बॉन्डिंग कि हमने कंडीशन बता दी, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई लैटिस एंथैल्पी, और एक उसमें और मैं पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि पहचानेंगे कैसे। चलो ये तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं, तो एटम देखकर कैसे। तो आयनिक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन ये है कि एटम ऑफ एलिमेंट कोई भी है, इन लास्ट ऑर्बिट क्या होना चाहिए, इन लास्ट ऑर्बिट होगा आफ्टर 8 1 or 2 or 3 इलेक्ट्रॉन, राइट। एंड सेकेंड थिंग, ये फर्स्ट थिंग हो गया, एटम ऑफ एलिमेंट इन लास्ट ऑर्बिट कंटेन आफ्टर 8 5 or 6 or 7 इलेक्ट्रॉन, दैट्स ऑल। तो एक के पास 1 2 3 होना चाहिए, दूसरे के पास 5 6 है, तो ये आयनिक बॉन्डिंग बना सकते हैं। आयनिक बॉन्डिंग बनाएंगे तो उनका फॉर्मूला कैसा होगा वो भी केयर कर सकते हो आप। मीनिंग यहाँ पर ये हो गया कि मैं एक कंडीशन राइट कर लूँ आयनिक बॉन्डिंग के लिए, क्या किस टाइप का फॉर्मूला बन सकता है वो भी। जैसे ये एटम ले लिया हमने, इसके लास्ट ऑर्बिट में कंडीशन दे दी हमने क्या कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और इससे एलिमेंट रिएक्ट करने वाला, कौन सा एलिमेंट रिएक्ट करने वाला स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट में इसके इलेक्ट्रॉन कितना है
5 है, 6 है और 7 है। तो इसके साथ इसके साथ इसके साथ ये एटम मैंने कंसीडर कर लिया बेटा बी है, ये बी एटम की कंडीशन है और ये एटम की कंडीशन। ए के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, ये 5 6 7 जिसके लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन तो उसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए और बी के बीच में जब 1 और 5 का रेशियो होगा तो इसको 3 रिक्वायरमेंट होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा क्या A3B, A3B। अगर जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 है दूसरे के 6 है, अगर बॉन्ड बनाता है तो आप समझो इसको 2 की रिक्वायरमेंट है, ये अकेला डोनेट कर रहा है, तो हमारा फॉर्मूला होगा A2B। और जब इसका कैसा है 7 है, इसको 1 की रिक्वायरमेंट है, इसकी 1 की रिक्वायरमेंट एक एक दे रहा है, तो सिंपल फॉर्मूला होगा क्या AB। तो अगर एक एटम जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 है वो लास्ट ऑर्बिट 5 6 7 वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इस टाइप का आयनिक कंपाउंड बनाएगा। चलो सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में भी हमारे पास 3 एलिमेंट हो गए, यहाँ पर वापस मैं बोल रहा हूँ कि 5 है, 6 है और क्या है 7 है। अगर ये कंडीशन आती है तो ये एटम ए है और ये एटम क्या है बी के लिए कंडीशन रखा है, तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी वैलेंसी 3 है, इसका 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा A3B2 फॉर्मूला। क्लियर, इसका A 2 है और इसको 3 चाहिए तो इसकी वैलेंसी 3 है, 3 और A मतलब इसका 3 चार्ज इसका 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 2 2 चार्ज है, फॉर्मूला क्या बनेगा AB सिंपल। यहाँ पर जाएंगे तो ये 2 लूज कर रहा है और ये गेन कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला होगा इसके साथ AB2। दैट इज द टाइप ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। फॉर्मूला बनाने का टेक्निक जो पिछले चैप्टर में हमने लास्ट में बताया, बट यहाँ ज़्यादा बेटर है उसके कंपेयर में पॉइंट्स। और जब एक एटम के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है और वो आयनिक बॉन्डिंग बना रहा है विथ ऐसे बी एटम के साथ जिसके पास क्या है लास्ट में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, सो स्टूडेंट इसके साथ आयनिक बॉन्डिंग बनने के कंडीशन। अब ये 3 लूज कर रहा है, इसको 3 चाहिए तो फॉर्मूला क्या होगा AB। यहाँ जाएंगे ये 3 लूज कर रहा है, इसको 2 चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बनाएंगे A2B3। और यहाँ जाएंगे तो ये फॉर्मूला होगा क्या यहाँ पर AB3। दैट्स ऑल। सो आयनिक बॉन्डिंग जो कंपाउंड बनेगा लाइक दिस वे दैट इज डिपेंड एट द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द बोथ एटम दैट कम नियर टू ईच अदर। सो ये पॉइंट है अबाउट द वैलेंसी इन आयनिक बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्डिंग का एक और एग्जांपल उठाते हैं, मैंने तो वैरायटी बता दी आपको कि कितने बन सकते हैं, उन पॉइंट्स को देखेंगे हम। तो अगला एग्जांपल बात करते हैं। तो एक एटम जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 दूसरे जिसमें 5 6 7 है वो आयनिक बॉन्डिंग बना सकता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल राइट कर रहा हूँ मैं मैग्नीशियम क्लोराइड। राइट, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, लास्ट ऑर्बिट में 2 8 2 है, तो आपको मैंने जस्ट बताया अभी लास्ट ऑर्बिट में 8 के बाद 2 है तो आयनिक बॉन्डिंग बना सकता है। ऐसे केस में मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा स्टूडेंट और 2 पॉजिटिव चार्ज मेंटेन करेगा। क्लियर, और क्लोराइड आयन जिसका 17 है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा Cl-। क्लियर, तो ऐसे में मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है 8 के बाद, और दोनों क्लोरीन के पास लास्ट ऑर्बिट में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है। एक ही इसको डोनेट करेगा, एक साइड में दूसरा क्लोरीन भी है, 2 क्लोरीन को डोनेट कर रहा है तो एक इसको डोनेट करेगा और फार्मूला बन जाएगा आपका क्या Mg2 प्लस ट्वाइस Cl माइनस नाउ गिव्स MgCl2। दैट इज द आयनिक बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्डिंग बनने के चांस कहाँ पर है, ग्रुप 1 2 3 या मेटल फॉर्म आयनिक बॉन्डिंग विथ नॉन मेटल। एज एग्जांपल थर्ड हम राइट कर रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करूँ तो मैग्नीशियम के लास्ट ऑर्बिट में जैसा 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आप देख सकते हो बेटा कि मैग्नीशियम 12 है, ऑक्सीजन कितना 8, 2 and 6 और 2 8 2, ये 2 लूज करेगा, ये 2 गेन करेगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये दिखा रहे हैं हम। क्लियर, सो आयनिक बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्डिंग क्या है आपको शायद समझ में आ गया होगा पॉइंट्स इसके अबाउट। तो आयनिक बॉन्डिंग एक ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो 2 अपोजिट चार्ज आयन के बीच में एक्टिव है और जो दोनों को एक दूसरे के क्लोज ला रहा है। क्लियर, और कह सकते हो कि इट इज फॉर्म बिटवीन 2 एटम बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बन रहा है, मैं बता दूं यहाँ पर पॉइंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करेंगे
जो आयनिक कंपाउंड है उनके नेचर के बारे में। तो मैंने बताया आपको नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड, नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्लियर। तो नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात मैं यहाँ पर करूँ तो क्या पॉइंट्स इसके अबाउट, कैसे हम इसको देखेंगे, डिस्कशन इस पर करेंगे। तो नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड, पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल स्टेट। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन बता दूं कि जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं, ऑल आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मतलब अबाउट 99% टोटल कंपाउंड जो है, मैं आपको यहाँ सिर्फ समझाऊंगा, राइट नहीं करूँगा, थियोरेटिकल पार्ट है, टेक्स्ट में भी इतने हाईलाइट नहीं किए तो उसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है। तो ऑल द आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सो रूम टेम्परेचर पर जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। ये पॉइंट्स हो गया स्टूडेंट। अच्छा, इनके सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होने का रीज़न क्या है, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है जो एक दूसरे को इतनी क्लोज लाता है कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है, जीरो होती है, कह सकते होता ही नहीं, इसलिए उनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड हो जाती है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द नेचर ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। एंड देन सेकेंड पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। फिजिकल स्टेट के बाद बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की एंड बॉइलिंग पॉइंट की भी बात करेंगे साथ में। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। सो स्टूडेंट बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगले टर्म्स में। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है क्या, बोलते कि द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज वेरी हाई, इज वेरी हाई। Why? What a reason behind this? So स्टूडेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने जैसे बताया हेडिंग राइट कर रहा हूँ, उनकी प्रॉपर्टीज के सिर्फ पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा, राइट नहीं करूँगा। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज वेरी हाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू अपोजिट चार्ज आयन एंड दैट फोर्स दैट कीप together to the opposite charge ion now so close so that ionic compound form a network like structure, and now high energy, high amount of energy required to the break such network bond means that is also called in Hindi or Gujarati crystal jalak. सो व्हाट क्रिस्टल जालक, मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कंपाउंड में एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इतना स्ट्रांग होता है जिसे उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सो इट्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। एंड नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे हम लोग। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी यहाँ पर, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे इनके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात, तो बात करेंगे इसकी सॉल्बिलिटी की। तो सॉल्बिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की सॉल्बिलिटी की बात करूं तो आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं वो वाटर में सॉल्युबल है, राइट, क्योंकि ये आयनाइज होते हैं और ये डिजॉल्व होते हैं आयनिक बाय मेकिंग व्हाट इज सेपरेशन ऑफ आयंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बॉन्ड होता है, फोर्स होता है, वाटर में जैसे डालते हैं आयनिक कंपाउंड का ब्रेक होकर आयन फ्री हो जाते हैं और ये इजली डिजॉल्व हो जाते हैं। तो दैट्स इज सॉल्युबल इन वाटर। बट अगर बात करें तो इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये भी ध्यान रखना है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर हम बात करें नॉन पोलर सॉल्वेंट की तो कौन होगा, लाइक जैसे बेंजीन हो गया स्टूडेंट, C6H6, हाँ, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, राइट, एसीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें आयनिक कंपाउंड कैसे हैं, इनसॉल्युबल है, मतलब डिजॉल्व नहीं होते क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। क्योंकि सॉल्बिलिटी किस पर डिपेंड करती है, लाइक डिजॉल्व लाइक रूल, जो जैसा उसमें घुलेगा, राइट, डिजॉल्व होगा। अब बात करते हैं नंबर 4 प्रॉपर्टीज की यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट्स हैं
सॉलिड की तो हमने पढ़ा फिजिकल स्टेट पढ़ा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, सॉल्बिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ा है, जैसा बताया कि वाटर में सॉल्युबल है, अदर नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है। और नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे हम नंबर 4। नंबर 4 पे बात करेंगे नॉन डायरेक्शनल नेचर। नॉन डायरेक्शनल नेचर, तो नॉन डायरेक्शनल नेचर क्या है? अगर हम बात करें नॉन डायरेक्शनल नेचर की, तो आयनिक कंपाउंड आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। क्लियर? नॉन डायरेक्शनल नेचर हम इससे भी समझा सकते हैं कि NaCl का हमने एग्जांपल ले लिया, एक आयनिक कंपाउंड है, हमने पढ़ा Na+Cl। जब हम इसको एक्स-रेज डिफ्रैक्शन मेथड से स्टडी करते हैं तो हमें दिखता है कि एक क्रिस्टल ले लें, एक बड़ा सा क्रिस्टल ले लो NaCl का, तो हमें ऐसा नजर आएगा क्या? Cl- Na+, 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 एक क्लोराइड आयन हमें 6 सोडियम से और एक सोडियम आयन हमें 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ नजर आता है, सराउंडेड है, तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लोरीन की कोऑर्डिनेशन नंबर इन NaCl में क्या है? 6 है। मतलब 1 केटायन को 6 एनायन या 1 एनायन को 6 केटायन टच कर रहे हैं और इसको उठा के इसके ऊपर रख दें तो दैट इज द रेशियो लाइक Na+Cl-। तो इनका नॉन डायरेक्शनल नेचर है। क्लियर? एंड देन ड्यू टू द नॉन डायरेक्शनल, मैं आपको बता दूं नंबर 5 प्रॉपर्टीज, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, तो आयनिक कंपाउंड डज नॉट आइसोमेरिज्म। Why not so? Due to the non-directional nature. So student, जो आयनिक कंपाउंड है वो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर है, इसलिए उनमें आइसोमेरिज्म भी नहीं होते। सो स्टूडेंट, ये रहे आपके मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आइसोमेरिज्म मैंने बताया नॉन डायरेक्शनल नेचर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज एंड लास्ट इसमें हम बात करेंगे वो है क्या? कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी की बात करूं तो आयनिक कंपाउंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। क्या करना स्टूडेंट? आयनिक कंपाउंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन solid phase but become good conductor in liquid state or in aqueous solution due to free ions। सो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड फेज में बैड कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होता है बाय ट्रांसफर ऑफ आयंस। आयन सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी लेस, काइनेटिक एनर्जी 0, तो ये मूव नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। बट जैसे ही वाटर में डिजॉल्व करते हैं, मेल्ट करते हैं, इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है एंड फ्री होते हैं फॉर मोशन एंड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे आयनिक कंपाउंड, जहां हमने आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्डिंग को डिफाइन किया, इलेक्ट्रोवैलेंट डिफाइन किया, उसके एग्जांपल दिए, कंडीशन दैट रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, देन नेचर ऑफ द आयनिक कंपाउंड के अबाउट बताया केमिकल बॉन्डिंग के पहले लेक्चर में। और सेकेंड लेक्चर में हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग की। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग और उसकी डिटेल, बट ये पॉइंट्स हो गया हमारा। तो चैप्टर 4 एंड बात करें केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो गया है स्टूडेंट। और ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको केमिस्ट्री का यही मेन फाउंडेशन है। अगर ये चैप्टर आपको और पिछला 3rd चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हो तो अगले 2 साल तक और आगे के जो भी चैप्टर हैं केमिस्ट्री में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, 0%। बट खासकर केमिस्ट्री में अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें चैप्टर ये और सेकेंड, यहाँ 4 चैप्टर अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर आप पढ़ते हो आफ्टर
10th स्टैंडर्ड आप आ रहे हो हायर सेकेंडरी में, तो लेवल इतना जल्दी बढ़ जाता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत कन्फ्यूजन आते हैं स्टूडेंट। बट आपको मैं बता दूँ, ये 4 चैप्टर अगर आपने परफेक्ट कर लिया ना, तो फिर आगे आपको 0% एरर के साथ आप केमिस्ट्री पढ़ोगे। अगर ये 4 चैप्टर नहीं है तो हर बार आपको हर चैप्टर में समझ में चीज़ें आएंगी, बट कहीं कहीं डाउट रहेगा, कहीं कहीं डाउट रहेगा, और उस डाउट से आपका सब कुछ बिगड़ सकता है, मार्क्स बिगड़ सकते हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकते। तो दैट्स क्लियर है, आप बहुत ही फोकस करोगे इस चैप्टर पर और बहुत क्लियर कट चीज़ें 2 बार 3 बार जितनी भी टाइम, मेनी टाइम्स आप राइट करो, उसको स्टडी करो जितना हो सके, जितनी पॉसिबिलिटीज हो आपके पास, आप उसको टोटल मतलब फोकस करो इस चैप्टर पे, तो ही बेस्ट रहेगा। तो आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं विद कोवैलेंट बॉन्ड। थैंक यू स्टूडेंट।